नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे इंडिया और नेपाल में जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, यानी कुछ क्षेत्र को लेकर के विवाद है और एक काला पानी का विवाद है। और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि जो चीन का BRI प्रोजेक्ट है उसके जाल में कैसे नेपाल फंसता जा रहा है, इसको भी हम समझेंगे। देखिए, नेपाल जो है इसका हमने मैप बना रखा है। ये भारत के 5 राज्यों से इसका सीमा लगता है। नेपाल के पश्चिम में जो आता है ये आता है उत्तराखंड आपका, और नीचे जो आता है यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और इधर का आ जाएगा बिहार, और थोड़ा सा एरिया लगता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का, और इधर का आ जाता है सिक्किम। और यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि नेपाल की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से लगता है, ये ध्यान देंगे। अब अगला समझते हैं। नेपाल जो है ये स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब है कि नेपाल की जितनी सीमा है ये इसके चारों तरफ से भूमि है, यानी किसी ओशियन या समुद्र से इसका सीमा नहीं लगता है, तो इसी को हम स्थल रुद्ध देश बोलते हैं। अगर नेपाल को किसी देश से यानी अदर कंट्री से अगर सामान इसको व्यापार करना है, या तो बांग्लादेश का बंदरगाह यूज करता है या तो इंडिया का बंदरगाह यूज करता है। अगर बांग्लादेश का बंदरगाह यूज कर रहा है तब भी वो इंडिया होते हुए नेपाल में सामान पहुंचता है। अब देखिए, नेपाल जो है इसको बफर स्टेट बोलते हैं। बफर स्टेट का मतलब है कि दो दुश्मनों के बीच में जो देश बसा होता है उसको हम बफर स्टेट बोलते हैं। यानी नेपाल जो है, नेपाल के नीचे है इंडिया और इसके ऊपर है चीन। चीन और इंडिया दोनों दुश्मन हैं, इसी के बीच में बसा है नेपाल, इसी को हम बोलते हैं बफर स्टेट। ऐसे एक चीन और रूस के बीच में एक देश है मंगोलिया, मंगोलिया को भी बफर स्टेट बोलते हैं। अब अगला समझते हैं। देखिए, नेपाल में जो है ये हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ पे 81% यानी 81% यहाँ पे हिंदू रहते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया से जाकर के वहाँ पे हिंदू बसे हैं, वो पहले से वहाँ पे बसे हैं। 81% हिंदू यहाँ पे रहते हैं। अब ये नेपाल जो है, नेपाल के उत्तर में आता है तिब्बत, यानी जो चीन ने कब्जा कर रखा है, यानी इधर आ जाता है उत्तर तिब्बत आ जाता है। इसके पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में भारत का सीमा लगता है, यानी भारत के से 3 तरफ से घिरा हुआ है और नेपाल तिब्बत के एक तरफ से घिरा हुआ है नेपाल। अब देखिए, जो इंडिया और नेपाल का जो विवाद है ये 3 जगह को लेकर के विवाद है। एक काली रिवर है, काली नदी जिसको बोलते हैं, एक काला पानी का विवाद है, इसको काला पानी का। अच्छा देखिए, काला पानी का विवाद अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे तो इंडिया नेपाल से संबंधित है। और एक काला पानी का सजा बोला जाता है, ये सेलुलर जेल से संबंधित है जो पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर, सेलुलर जेल से संबंधित है काला पानी का सजा। और एक है कालपेनी द्वीप, कालपेनी द्वीप ध्यान रखेंगे ये लक्षद्वीप है, क्वेश्चन आपसे पूछता है, यानी कालपेनी द्वीप लक्षद्वीप में है। काला पानी का सजा पूछेगा तो सेलुलर जेल से संबंधित है जो पोर्ट ब्लेयर में है। और काला पानी का विवाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंडिया और नेपाल से संबंधित है। देखिए, काली नदी जो है इसी को भारत में शारदा रिवर भी बोला जाता है, शारदा रिवर। यानी या तो शारदा नदी का जल विवाद पूछेगा या काला पानी का विवाद जल पूछेगा, तो ये इंडिया नेपाल से हो जाएगा। एक आता है लीपू लेक, लीपू लेक भी विवाद है, और एक आता है लिम्पुआ धूरा। देखिए, लीपू लेक जो है ये भारत का सबसे आखिरी पॉइंट है। लीपू लेक जो है इंडिया नेपाल और चीन का ट्रांजैक्शन पे है लीपू लेक। ये जिस पहाड़ पे है उसी पे एक है लीपू लेक पास, यानी दर्रा हम उसे कहते हैं जो 2 पहाड़ियों के बीच में जो बना मार्ग, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। तो उसी लीपू लेक पास से ही सतलज नदी निकलती है। तो अब विवाद इसमें क्या है, 2020 में धारचूला, देखिए यहाँ पे है धारचूला, ये इंडिया में है धारचूला। यहाँ से लेकर के धारचूला से इंडिया ने लीपू लेक तक एक सड़क बनाया, मार्ग का निर्माण किया। मार्ग निर्माण करने का जो इंडिया का मकसद था, जो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर भारत से काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं, तो इसी को देखते हुए निर्माण किया था। पहले मानसरोवर जाते थे जो इंडिया से, वो 2 रास्ते से जाते थे। एक सिक्किम होते हुए जाते थे जो काफ़ी लंबा दूर पड़ता था, 900 किलोमीटर एरिया पड़ता था और 1 महीना लग जाता था जाने में। या तो नेपाल के होते हुए काठमांडू से जाते थे, ये दोनों काफ़ी दुर्गम एरिया है, और नेपाल से जाते थे तो 20 दिन लगता था, और अगर सिक्किम से जाते थे तो 1 महीना लगता था। तो भारत यही देखते हुए तो ये धारचूला से लीपू लेक तक 80 किलोमीटर का
80 किलोमीटर की मतलब लंबाई का सड़क निर्माण कराया। यहाँ से जाने में जो कैलाश मानसरोवर 2 या 3 दिन ही लगते हैं। तो यहाँ धारचूला से काला पानी तक तो सही है, और यहाँ से लीपू लेक तक जब सड़क बना, और 8 मई को 2020 में ही राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था। तो नेपाल में उतने समय जो प्रधानमंत्री थे तो केपी शर्मा ओली थे। तो केपी शर्मा ओली का कहने का मतलब यही था, जो काला पानी से लीपू लेक तक सड़क मार्ग जो बना है ये भारत गलत है, वो हमारे एरिया में पड़ता है, उसको नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए क्यों विवाद है, बहुत पहले से, इसको हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए 1765 जब था उतने समय, तो भारत में उतने समय अंग्रेज शासन कर रहे थे, और नेपाल में उतने समय एक गोरखा रेजिमेंट के जो शासक थे तो उनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। और ये पृथ्वी नारायण शाह जो थे इन बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे, थोड़ा बदमाश टाइप के। तो तिब्बत को जब मन करता था तब ये सब धो देते थे। तो तिब्बत परेशान हो करके ये जाकर चीन से हेल्प मांगा, तो चीन ने तिब्बत को हेल्प किया, तब से नेपाल वाले वहाँ उधर जाना बंद कर दिए, और तभी से तिब्बत उसके एरिया में भी आ गया चीन के। अब नेपाल वाले तो बदमाश थे ही, ये रुके ही नहीं गोरखा वाले, तो फिर ये इंडिया का एक कुमायूं और गढ़वाल और इधर का सिक्किम पे अटैक करके उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया नेपाल। फिर यहीं तक वो सब नहीं रुके गोरखा वाले, फिर जब ये आगे बढ़े तो उतने समय भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज और नेपाल के बीच में, नेपाल के गोरखा के बीच में 1814 से लेकर के 1816 तक की भीषण युद्ध हुआ। तो जो कुमायूं गढ़वाल और सिक्किम था वो अंग्रेज वालों ने फिर से छीन लिया, और एक 1816 में एक संधि हुई, ट्रीटी, जिसको आपने सुना होगा सुगौली संधि हुई। सुगौली संधि ये काफ़ी प्रसिद्ध है, आपसे क्वेश्चन पूछता है सुगौली संधि किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे इंडिया और नेपाल से संबंधित है। अच्छा, सुगौली जो जगह है ये बिहार का एक शहर है, सुगौली संधि। इसमें कहा गया कि जो नेपाल है लीपू लेक पास जो है उसी से मतलब इंटर करती है भारत में सतलज नदी। तो सतलज नदी के पश्चिम में भी गोरखा वालों ने कब्जा कर रखा था। तो सुगौली संधि में यही कहा गया कि सतलज नदी के पश्चिम में ये भारत का एरिया होगा, इसके पूरब में ये नेपाल का एरिया होगा। यही है, भारत भी यही मानता है। ये नेपाल बीच बीच में उठाता रहता है। 2020 में काफ़ी केपी शर्मा ओली ने काफ़ी मतलब जोर शोर से उठाया था, काफ़ी बहसबाजी इसमें हुई थी जब कोरोना का उतने समय लॉकडाउन लगा था। तो आप समझ गए होंगे, धारचूला से लेकर के ये जो सड़क निर्माण हुआ था वो लीपू लेक तक हुआ था। जो हमने सिंबल बना रखा है, अंडरलाइनिंग कर रखा है, यही विवाद है, लिम्पुआधुरा, लीपू लेक और काली पानी का विवाद है। देखिए नेपाल का जो इसका मतलब भूमि है, ये सबसे ऊपर में इसको बोलते हैं बृहत हिमालय। बृहत हिमालय जो है ये इसके ऊपर में ये सब पहाड़ है। एक तरफ से है जैसे धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये कंचनजंगा है। 8598 मीटर की ऊंचाई है इसकी। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो पीओके में है K2 गार्डविन ऑस्टिन 2, इसको ध्यान रखेंगे। और ये बृहत हिमालय पे ही सारे श्रेणी है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है, 8850 मीटर की ऊंचाई इतने समय हो गई है। तो ये तो सब पठारी एरिया है, सॉरी पर्वतीय एरिया है। और उसके बीच में आता है महाभारत पर्वत श्रेणी, एक पठारी एरिया हो जाता है। और इसके नीचे आ जाता है शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक गया है शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत में ही नेपाल का जो उर्वरक मतलब खेती होती है इसके इसी एरिया में होती है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में। इसको तराई क्षेत्र भी बोलते हैं। इधर काफ़ी मतलब प्रसिद्ध जैसे महेंद्र नगर, बीरगंज और जनकपुर काफ़ी प्रसिद्ध है। इंडिया से काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं, तो इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। अब हम अगला समझते हैं। देखिए केपी शर्मा ओली जो थे ये चीन के तरफ काफ़ी फेवर में रहते थे, यानी उनके तरफ झुकाव था। जब इतने समय काफ़ी जोर से मुद्दा उठाया था केपी शर्मा ओली ने, उतने समय चीन ने इनके 5 जिला पे जैसे गोरखा और हुमला और सिंधुपाल चौक में, यानी 5 जिला में
चीन ने 1 किलोमीटर घुस करके जेसीबी लेकर के अपना पूरा मशीनरी अतिक्रमण किया था और कई जगह अपना घर भी बना लिया था। तो उतने समय जो केपी शर्मा ओली टोपी वाला था तो ये चुप था, लेकिन ये इंडिया के फेवर में ज़्यादा बोलते थे। अब इनके साथ चीन ने ऐसा धोखा किया, 2014 में नेपाल जो है, नेपाल एयरलाइंस अपने यात्रियों के लिए चीन से कई जहाज मंगवाए थे। अब जो इनके पास तो पैसा है नहीं, यात्री जहाज मंगवाए थे, फाइटर जेट नहीं, फाइटर जेट इनकी औकात नहीं मंगाने का नेपाल का, तो फाइटर जेट कहाँ से ये सब मंगाएंगे। ये अपने यात्रियों के लिए चीन से कई सारे जहाज मंगवाए थे। तो 2014 में वो जहाज मंगवाए थे तो वो सक्सेस नहीं रहे, कभी वो क्रैश हो जाता था, कभी वो खाई में गिर जाता था, बहुत दिक्कतें आती थी। तो लोन पे दिया था वो 8% वार्षिक पे लोन दिया था चीन ने। अब इनको जब पार्ट्स पुर्जा मंगवाने हुए तो जब ये चीन के पास गए, मतलब अब वहाँ के पार्ट पुर्जा मंगवाने के लिए, तो अपना पहले पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया। और यही जहाज बांग्लादेश को जब ऑर्डर गया ऑफर, तो बांग्लादेश उसको जांच करके अनुपयोगी बता दिया। बताइए, जो बांग्लादेश है उसको नहीं लिया, अनुपयोगी बताया, और नेपाल उसको ले लिया, कम पैसे में ले लिया। बताइए, ये लोन पाया तुरंत ले लिया। चीन जो है नेपाल को BRI प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनके ऊपर दबाव बना रहा है। BRI का मतलब होता है बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव। इसका मतलब है कि पूरे विश्व को रोड से मतलब कनेक्टिविटी करना चीन के। मतलब चीन देखता है जो छोटे देश हैं वहाँ पे खुद जाकर के वो पैसा देता है, रोड बनाता है, क्योंकि चीन के पास तो पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाद में वही फंस जाते हैं जब वो पैसा अपना निकालना शुरू कर देता है। अब BRI प्रोजेक्ट जो है 2017 में उतने समय प्रधानमंत्री थे पुष्प चमल दहल प्रचंड, तो इस पे सिग्नेचर किया था, लेकिन बाद में शेर बहादुर देवबा जब आए तो इस पे रोक लगा दिए हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि चीन के जंजाल में अगर फंसेंगे तो समस्या हो जाएगा। क्योंकि एशिया में श्रीलंका और लाओस ये 2 देश हैं, इनको मजबूरी में चीन का टैक्स जब नहीं चुका पाए तो श्रीलंका ने अपना हम्बन टोटल 99 साल पे लीज कर दे दिया, और लाओस जो है अपना इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी चीन को कंपनी को दे दिया मजबूरी में। भाई अगर ब्याज नहीं दे पाएंगे तो चीन तो लेगा ही, वो तो किसी को नहीं समझता है, तो लेगा ही, अपना निकालेगा। हम आज के लिए बस इतना ही, मैंने पूरा कोशिश किया इसको समझाने के लिए। अगली बार किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।